हेलो स्टूडेंट्स। वीडियो की इस कड़ी में हम लोग हड़प्पा की सभ्यता के तिथि निर्धारण के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ कार्बन डेटिंग प्रोसेस को पूरी तरह से समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर कार्बन डेटिंग प्रोसेस है क्या, कैसे तिथि निर्धारित की जाती है। साथ ही साथ हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के उद्भवकर्ता कौन थे, यानी निर्माता कौन थे, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और आप लोग वीडियो को देखें, मित्रों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सिंधु घाटी की सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल से संबद्ध की जाती है, क्योंकि सिंधु घाटी की सभ्यता में लिपियों के साक्ष्य तो मिले हैं, अर्थात लोग लिखना जानते थे, लेकिन अभी तक सिंधु सभ्यता की लिपियों को पढ़ा नहीं जा सका है। अतः उस समय के इतिहास को लिखित सामग्री के आधार पर नहीं जाना जा सकता है और पूरी जानकारी पुरातात्विक अवशेषों के अध्ययन से ही जुटाई गई है। दरअसल आद्य इतिहास उस कालखंड के इतिहास को कहा जाता है जब उस कालखंड की लिखित सामग्री तो प्राप्त होती है, लेकिन उसे पढ़ी न जा सकी हो या उस कालखंड के बाद में लिखी गई हो। कहीं सिंधु घाटी की सभ्यता को प्रागैतिहासिक भी बताया गया है। प्रागैतिहास का मतलब होता है कि जिस कालखंड की कोई लिखित सामग्री प्राप्त नहीं होती हो। इस तरह आद्य इतिहास को भी प्रागैतिहास के एक भाग के रूप में ही समझा जाना चाहिए। ही इतिहास से मतलब उस काल से है जिस समय की लिखित सामग्री भी प्राप्त होती है और उसे पढ़ा जा सका है। उसके आधार पर उस समय के इतिहास को बताया जा सकता है। सिंधु घाटी की सभ्यता को कांस्य युगीन कहा जाता है, क्योंकि उस सभ्यता में कांसे का व्यापक उपयोग होता था। उदाहरण स्वरूप मोहनजोदड़ो से मिली नर्तकी की मूर्ति को ले सकते हैं, जो कांस्य से निर्मित है, और वह उस समय के नृत्य कला या शिल्प कला का ही नहीं, बल्कि मिश्र धातुओं के निर्माण की उच्च स्तरीय तकनीक को भी साबित करती है। कांसे का निर्माण तांबा और टीन को मिश्रित करके किया जाता है। वहीं पर इस सभ्यता को ताम्रपसानिक सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि उस समय तांबे के साथ साथ पत्थर का उपयोग भी औजार निर्माण में प्रचलित था। सैंधव सभ्यता के लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी। लोहे की जानकारी के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। हड़प्पा की सभ्यता के तिथि निर्धारण में विद्वानों में मतभेद है। हड़प्पा की सभ्यता कब की थी, कोई एक वर्ष से शुरुआत तो बताई नहीं जा सकती है, लेकिन उसके समय अंतराल में भी अलग अलग विद्वानों के अलग अलग राय हैं। जॉन मार्शल ने इस सभ्यता को 3250 ईस्वी पूर्व से 2750 ईस्वी पूर्व का बताया है। वहीं पर मार्टिमर व्हीलर इसे 2500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व का बताए थे, लेकिन बाद में उसे संशोधित करके 2500 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व का उन्होंने बताया। अर्नेस्ट मैके इस सभ्यता की तिथि को 2800 ईस्वी पूर्व से 2500 ईस्वी पूर्व का बताते हैं। वहीं पर माधव स्वरूप वत्स 3500 ईस्वी पूर्व से 2700 ईस्वी पूर्व का बताते हैं। CJ गैड इस सभ्यता की तिथि को 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक का बताते हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार रामशरण शर्मा इस सभ्यता की तिथि को 2500 ईस्वी पूर्व से 1800 ईस्वी पूर्व तक का बताते हैं। असल में इस भिन्नता का कारण अलग अलग तरीके से तिथि निर्धारण में छुपा हुआ है और अलग अलग तरह की तकनीकों का प्रयोग करने की वजह से तिथियां भी अलग अलग बताई गई हैं। इस सभ्यता की अवधि को रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व के बीच बताया गया है, जो कि सर्वाधिक प्रचलित है और सर्वमान्य तिथि भी है। इस पद्धति की आविष्कार का श्रेय विलियर्ड लेवी को है। इस पद्धति के बारे में उन्होंने 1949 में जानकारी दी थी। वह उस समय शिकागो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। इस आविष्कार के लिए 1960 में उन्हें केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हमें रेडियो कार्बन पद्धति को समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए अब थोड़ी सी बात इस टॉपिक से अलग हट करके कर ली जाए और फिर से इस टॉपिक पर वापस लौटा जाएगा। असल में रेडियो कार्बन पद्धति
किसी अवशेष, खासकर जीवाश्म की आयु निर्धारण में प्रयोग की जाने वाली एक वैज्ञानिक विधि है। हम जानते हैं कि कार्बन एक तत्व है। अभी तक 118 तत्व ज्ञात हैं, जिनमें से 94 प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। कार्बन भी उनमें से एक है। दूसरे किसी अन्य तत्व की अपेक्षा कार्बन ज़्यादा यौगिक बनाता है। यह लगभग सभी जीवाश्मों में पाया जाता है, क्योंकि कोई भी जीवधारी, चाहे वह प्लांट हो या एनिमल, सभी की शरीर रचना में कार्बन एक आवश्यक तत्व होता है। कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन की संरचना का एक आवश्यक अंग होता है कार्बन। हमें जानना चाहिए कि कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, C612, C613 और C614। कार्बन के लिए सिंबल C के बाईं तरफ नीचे की ओर उसकी परमाणु संख्या लिखी गई होती है और ऊपर की ओर उसकी द्रव्यमान संख्या। देख सकते हैं कि सबकी परमाणु संख्या 6 है, लेकिन द्रव्यमान संख्या 12, 13 और 14 है। अब जिन तत्वों की परमाणु संख्या तो बराबर होती है, लेकिन द्रव्यमान संख्या में अंतर होता है, उन्हें आइसोटोप्स या समस्थानिक कहा जाता है। किसी तत्व की परमाणु संख्या उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। इनमें प्रोटॉन 6 हैं, यानी ये तीनों समस्थानिक कार्बन ही है, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या में अंतर होने की वजह से इनकी द्रव्यमान संख्या में अंतर है। जैसे जिसकी द्रव्यमान संख्या 12 है, उसमें 6 न्यूट्रॉन हैं, वहीं द्रव्यमान संख्या 13 वाले में 7 न्यूट्रॉन हैं और द्रव्यमान संख्या 14 वाले में 8 न्यूट्रॉन होंगे। कार्बन 14 रेडियो एक्टिव प्रवृत्ति का होता है, यानी स्वतः ही एक तरह का विकिरण, जिसे बीटा डीके कहते हैं, उत्सर्जित करते रहता है, जिसकी वजह से इसकी द्रव्यमान कम होती जाती है। हम जानते हैं कि कार्बन 12 और कार्बन 13 अस्थायी तत्व होते हैं। किसी भी सजीव में C12 और C14 का अनुपात निश्चित होता है, लेकिन मरने के बाद कार्बन 14 तो ग्रहण नहीं होता है और उसका क्षय होना शुरू हो जाता है। एक खास समय अंतराल के बाद C14 की मात्रा उस मृत अवशेष में आधी बचती है और फिर उतना ही समय अंतराल के बाद उसकी भी आधी। जैसे मरने के तुरंत बाद किसी जीवधारी में C14 100% था। अब वह जीवधारी मर गया तो भोजन ग्रहण नहीं करेगा, जिससे उसमें कार्बन 14 की मात्रा अब बढ़ेगी नहीं। इस प्रकार कार्बन 14 के डिके होने की वजह से एक खास समय अंतराल के बाद उसकी मात्रा उस अवशेष में 50% ही बचेगी और फिर उतना ही समय अंतराल के बाद उसकी आधी अर्थात 25%। उस समय अंतराल को C14 की अर्धायु कहेंगे। C14 के लिए अर्धायु 5730 वर्ष है। इस प्रकार किसी जीवाश्म में C12 और C14 की मात्रा का अनुपात ज्ञात करके उसकी आयु निर्धारित की जाती है। यह विधि पुरातात्विक अवशेषों की आयु निर्धारण की एक सफल विधि की तरह इस्तेमाल में लाई जा रही है। इससे 50,000 वर्ष तक की पुरानी अवशेषों की आयु को निर्धारित की जा सकती है। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्तिकर्ता कौन थे, इस बारे में भी काफी मतभेद हैं। हड़प्पा सभ्यता के पुरास्थलों से प्राप्त कंकालों में 4 जातियों के कंकाल प्राप्त हुए हैं: भूमध्य सागरीय, आद्य ऑस्ट्रेलॉयड, मंगोलॉयड तथा अल्पाइन। सबसे अधिक कंकाल मोहनजोदड़ो से मिले हैं। से प्राप्त अधिकतर कंकाल भूमध्य सागरीय यानी द्रविड़ जाति के मिले हैं। जॉन मार्शल, गार्डन चाइल्ड, मार्टिमर व्हीलर आदि जैसे विद्वान इस सभ्यता की उत्पत्ति को मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता से जोड़ते हैं। हड़प्पा की सभ्यता तथा मेसोपोटामिया की सुमेरियाई सभ्यता में कुछ समानताएं देखने को मिलती हैं। जैसे दोनों सभ्यताएं नगरीय थीं, दोनों में कच्ची तथा पक्की ईंटों का प्रयोग होता था, मिट्टी के बर्तन चाक पर बनाए जाते थे, दोनों सभ्यताओं में लिपि प्रचलित थी, दोनों सभ्यताएं ताम्रपाषाणकालीन थीं। इन सब समानताओं को आधार बना करके उन लोगों ने इसे सुमेरिया की सभ्यता से जोड़ दिया। यद्यपि इन दोनों सभ्यताओं में बहुत सारी असमानताएं भी थीं। प्राप्त पुरावशेष जैसे बर्तन, मुहरें, खिलौने जो हड़प्पा सभ्यता से मिले हैं या मेसोपोटामिया की सभ्यता से मिले हैं, उनके आकार
प्रकार में काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। एक तरफ हड़प्पा की सभ्यता की नगर नियोजन काफ़ी उच्च स्तरीय थी, वहीं सुमेरियाई सभ्यता में नगर नियोजन हड़प्पा की सभ्यता की तरह का नहीं था। यानी हड़प्पा की सभ्यता की नगर नियोजन काफ़ी उच्च स्तरीय थी। दूसरी तरफ लिपि को ले लीजिए। सुमेरिया की लिपि में 900 तक अक्षर थे, जबकि हड़प्पा सभ्यता की लिपि में 400 तक ही अक्षर मिले। कुछ विद्वान जैसे एस.आर. राव, प्रोफेसर टी.एन. रामचंद्रन, के.एन. शास्त्री आदि, ये लोग वैदिक आर्यों को इस सभ्यता के निर्माणकर्ता मानते हैं। लेकिन वैदिक सभ्यता और हड़प्पा की सभ्यता में जो अंतर हैं, उस अंतर के कारण को स्पष्ट नहीं किया जा सका है। यानी पर्याप्त शोध की जरूरत है। दोनों सभ्यताओं में कुछ महत्वपूर्ण अंतर इस प्रकार से हैं। एक तरफ सैंधव सभ्यता नगरीय और व्यापार प्रधान थी, वहीं पर वैदिक सभ्यता ग्रामीण और कृषि प्रधान थी। वैदिक आर्य लोहे से परिचित थे, जबकि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। आर्यों का प्रिय पशु अश्व था, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में अश्व पालन के संबंध में कोई प्रमाणिक जानकारी नहीं मिल सकी है। यद्यपि सुरकोटरा से घोड़े की अस्थियां मिली हैं। आर्यों की प्रिय पशु गाय थी, जबकि सिंधु मोहरों पर गाय की आकृति का स्पष्ट संकेत नहीं है। या ऐसे कहें कि सिंधु घाटी की सभ्यता में वृषभ प्रमुख था। वैदिक युग की कोई लिपि के साक्ष्य नहीं मिले हैं, जबकि सैंधव सभ्यता में लिपि ज्ञात थी, जिसे पढ़ा नहीं जा सका है। लेकिन इस दिशा में शोध हो रहे हैं कि क्या कोई कड़ी जुड़ रही है वैदिक सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता में। पर्याप्त शोध के बाद ही प्रमाणिक तौर पर कुछ कहना संभव होगा। स्टुअर्ट पिगट, आल्चिन, जेफ डेल्स, फेयर सर्विस आदि जैसे विद्वानों का मत है कि हड़प्पा की सभ्यता का विकास हड़प्पा पूर्व सभ्यताओं से हुआ है। लेकिन यह मत भी अंतिम नहीं है, क्योंकि इन सभ्यताओं में लिपि, मुहरें, पक्की ईंटें आदि नहीं मिली हैं, जबकि हड़प्पा सभ्यता की ये खास विशेषताएं थीं। असल में मतभेदों का कारण पुरातात्विक सामग्रियों की व्याख्या से भी जुड़ा हुआ है। इस बारे में पर्याप्त शोध की जरूरत है। हड़प्पा की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, उसे पढ़े जाने का इंतजार है। तब तक कोई भी मत अंतिम नहीं होगा। हालांकि सुमेरियन सभ्यता से उत्पत्ति के मत को पूरी तरह से नकारा जा चुका है। हड़प्पा सभ्यता के स्थलों की खुदाई से पता चला है कि असल में हड़प्पा की सभ्यता के 3 चरण हैं। प्रारंभिक या पूर्व हड़प्पाई चरण, जो 3500 ईस्वी पूर्व से 2600 ईस्वी पूर्व के बीच था। परिपक्व हड़प्पा चरण, जो 2600 से 1900 ईस्वी पूर्व में विकसित था। उत्तर हड़प्पाई चरण 1900 ईस्वी पूर्व से 1300 ईस्वी पूर्व तक की मानी जाती है। प्रारंभिक या पूर्व हड़प्पाई चरण में व्यापार प्रारंभिक अवस्था में थी। नगर के बजाय गांव थे। लिपि अनुपस्थित थी। परिपक्व हड़प्पा में नगर नियोजित तरीके से बसे हुए थे। पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ था। लिपि का विकास हुआ था। व्यापार विकसित थी। वहीं पर उत्तर हड़प्पाई चरण में पतन के स्पष्ट चिन्ह देखने को मिलते हैं। शहरों में उजाड़ की स्थिति थी। व्यापार में गिरावट के संकेत देखने को मिलते हैं। धीरे धीरे नगर गायब हो चुके थे। फिर मिलेंगे इस सीरीज की अगली वीडियो में। धन्यवाद।